स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी। बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हमको एक कंफ्यूजन होता है। हम लोग डेफिनेशन जल्दीबाजी में क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। बच्चों ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। इसको बोलने का सही तरीका है, जो डेफिनेशन है वो ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्योंकि बच्चों ध्यान रखें, पोजीशन पार्टिकल की चेंज होती है और पार्टिकल की पोजीशन चेंज होना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब दो पोजीशंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक हो सकता है, वो चेंज नहीं होता। सो रिमेंबर, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। बच्चों, इसको हम लोग वेक्टर v से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। अब बच्चों, हम लोग यहां पर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका कैसे लिखा जाता है नोटिस कीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो मैंने बात की वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन को बच्चों मैंने डेल्टा x से डिनोट कर दिया अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा t। बच्चों, अगर हम लोग चाहें तो डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज t। पर बच्चों, यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं और उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना भी चाह रहा हूं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि यहां पर A पॉइंट है और यहां पर है B पॉइंट, और पार्टिकल A से B तक इस पाथ को फॉलो करते हुए गया है, ये उसका पाथ है, और ऐसा करने में उसको टाइम लगा है कितना, t। और थोड़ी देर के लिए अब मैं यहां से एक टर्म हटा रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन को सोचना है। पार्टिकल A से B तक गया, उसकी इनिशियल पोजीशन A थी, फाइनल पोजीशन B है, और इस पाथ पर चलकर गया तो टाइम लगा है उसको t। अब बच्चों, अगर मुझसे बोला जाए कि यहां पर आप वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन, जिसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि मुझे यहां पर न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट मार्क करना है। तो हमने क्या सीखा था, हाउ टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर आता था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर। तो बच्चों, अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, तो आपको ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया वेक्टर x से या डेल्टा x से। अब बच्चों, ऐसे ही मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूं कि अगर यहां का टाइम मैं लिख दूं t1, तो बच्चों बताओ कि इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए, t या t1? t। बिल्कुल बच्चों, देखिए सर ने आपको बता दिया कि यहां पर हमको टाइम लिखना चाहिए t, क्योंकि हम यहां तो चलकर ही नहीं गए ना बच्चों, यहां तो हम चलकर ही नहीं गए, तो ये टाइम तो हम लोगों ने कभी स्पेंड किया ही नहीं। ये तो हम लोग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि A से B तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता था, मतलब यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता था, पर उस पाथ पर हम चलकर नहीं गए, मतलब यहां से यहां तक हमने कोई टाइम खर्च नहीं किया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां जो सही डेफिनेशन बननी चाहिए फॉर्मूले में, वो क्या होनी चाहिए, velocity is equal to displacement upon time taken to cover the actual path. Displacement upon time taken to cover the actual path and it is equal to t. तो बच्चों, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कैसी क्वांटिटी है, बात कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायमेंशंस बच्चों इसकी क्या होगी, m0 l1 t-1। यूनिट सेम एज स्पीड, लाइक मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड इन SI एंड CGS। बच्चों, यहां से मुझे यूनिट डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन याद आ रहा है और वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट और डायमेंशन सेम है, ऐसी दो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट और डायमेंशन सेम है, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड और वेलोसिटी हुआ, इनकी यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, तो क्या इन दोनों क्वांटिटीज को डायरेक्टली आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज के नेचर अलग है। एक वहां पर स्केलर है और एक वेक्टर है, तो इनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता, भले ही इनकी यूनिट और डायमेंशंस सेम रही हो। बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल वेलोसिटी मे बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों जरा गौर कीजिए, हमने वेलोसिटी के लिए क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट एक मूविंग पार्टिकल का पॉजिटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी भी कैसी हुई, पॉजिटिव। मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव में। और मूविंग पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों ध्यान रखना कि वेलोसिटी का जो माइनस या प्लस साइन होता है, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे दे दिया गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज +10 I कैप मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 10 तो उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, और +I कैप क्या है, डायरेक्शन।
या -10 आई कैप होता तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप क्या हो गई, डायरेक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी के साथ दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों उसके अंदर सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद करो एक से कई टर्म अपन ने यूनिफॉर्म नाम कहीं पढ़ा था अपन ने, कहाँ पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। वहां अपन ने क्या बोला था कि यूनिफॉर्म स्पीड बोलो या कांस्टेंट स्पीड बोलो, बात कैसी थी, सेम थी। तो वही उसी चीज से अपन यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूं या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलूं, बात कैसी है, सेम। बिकॉज कांस्टेंट का मतलब है हर चीज सेम रहनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन। बच्चों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सर ने जस्ट आपको भी बताया। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। और सोचो जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है और वापस मुड़ के नहीं आ रहा, सिर्फ एक यूनि डायरेक्शनल जा रहा है, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन सेम है। और अगर उसका गाड़ी सेम स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स, डायरेक्शन फिक्स। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। तो सर यहाँ पर लास्ट लाइन को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों के बनते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है देन पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन? सर ने बहुत सी बात बोली है, पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन 100% होना चाहिए। अगर पाथ हल्का सा भी कर्व हो गया या ऊपर नीचे हो गया तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो यूनिफॉर्म नहीं रही। हो सकता है स्पीड यूनिफॉर्म रहे बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बिल्कुल, तो इसका मतलब एक ही लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, बिल्कुल, पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। हाँ। तो सर इससे दूसरा क्वेश्चन ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि इफ पाथ must be straight line then magnitude of displacement is equal to distance? बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बात बोली है। ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसी पाथ पे जा रहा है, स्टार्ट यहां से हुआ और मान लेते एंड यहां पर हुआ, तो व्हाट आई सेड कि भाई रिवर्स भी नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन चलना चाहिए और जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब यही उसका डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्ट्रेट लाइन वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बोथ विल बी सेम अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या सर हम लोग इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन ऑब्वियस बात है बच्चों कि मैग्नीट्यूड का चेंज जीरो एंड डायरेक्शन का चेंज भी कुछ नहीं हो रहा। अगर मैग्नीट्यूड का चेंज जीरो है मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो बच्चों हम लोगों ने नोटिस किया चार पॉइंट्स यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बन रहे थे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। जैसा कि सर ने बताया कि यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो बच्चों सोचिए नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। और बच्चों वेरिएबल से ही हमें समझ में आ गया कि एक वेक्टर को अगर वेरिएबल बनाना है तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अगर मुझे एक वेक्टर को वेरिएबल बनाना है तो या तो मैं बदल दूं उसका मैग्नीट्यूड या बदल दूं सिर्फ उसकी डायरेक्शन या बदल दे दोनों। तीनों ही केस में उसकी जो वेलोसिटी या उसका जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल वेक्टर। तो बच्चों वहीं से हम लोग इस डेफिनेशन को पिक कर रहे हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। या तो दोनों ही चेंज हो जाए या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले या सिर्फ डायरेक्शन बदले। इन तीनों ही केस में हम लोग वेलोसिटी को वेरिएबल मानेंगे। अब देखिए वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पर सामने रख रहे हैं, जरा नोटिस कीजिए बच्चों। वेरिएबल के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और डायरेक्शन है आई कैप। पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां पर उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यहां पर है 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप और यहां पर है 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। बच्चों देखकर बताइए डायरेक्शन फिक्स है तो क्या इसकी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं? नो, बिकॉज इसकी डायरेक्शन यहां पर फिक्स है पर मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। इसका मतलब हम लोग इसकी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। चलो दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। नोटिस कीजिए कि यहां पर एक सर्कुलर पाथ है ना, और पार्टिकल मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और उसकी स्पीड फिक्स है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो नोटिस कीजिए, अगर सर्कुलर पाथ पे फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड फिक्स है, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो, बिकॉज यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड भले ही फिक्स है पर डायरेक्शन लगातार बदल रही है, और अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल जाती है तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल। तो इससे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड। क्या सर मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो मेरी बात मैं जो बोलने वाला था वही आपने बोल दी एग्जैक्टली, कि ध्यान रखें बच्चों कि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी वेरिएबल है। मतलब अ पार्टिकल कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। अ पार्टिकल कैन हैव यूनिफॉर्म स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। और कोई आपसे पूछे कोई एग्जांपल दो तो आंसर दे देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है पर डायरेक्शन लगातार चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कहती होती है वेरिएबल। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था, या तो दोनों ही चेंज कर दे बच्चों। अगर एक ऐसा पाथ बना दे, मान लीजिए एक zigzag पाथ बना दे, यहां स्पीड कर दे 10, यहां कर दे 20, यहां कर दे 30 और यहां कर दे 40, तो बच्चों नोटिस कीजिए डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो इस वेलोसिटी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। बिल्कुल बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, जैसा यहां पे हम लोगों ने बात की थी कि एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, तो क्या लगता है यहां पर क्या बोलना चाहिए? एक्सेलरेशन नॉन जीरो। बिल्कुल, एक्सेलरेशन मस्ट बी नॉन जीरो, एग्जैक्टली। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन है तभी तो वहां पर उसकी वेलोसिटी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों बदल रहे हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 और इसमें एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सर जैसा इसमें बोला गया था कि पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, तो क्या यहां पर भी ऐसा बोले? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि पाथ की डायरेक्शन अगर बदल गई वेलोसिटी की तो पाथ कैसा भी हो सकता है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, स्ट्रेट लाइन पे आगे जाके फिर लौट कर आ जाए तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, या फिर कोई जिगजैग पाथ पर चले जाए या सर्कुलर पे घूमे तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। अब बच्चों एवरेज जब भी नाम आता है इसका मतलब अपन कोई ना कोई बड़ा टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में जो स्ट्रेट लाइन वेक्टर बना वही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो वो डिस्प्लेसमेंट और जो उसको टाइम लगा, एक्चुअल टाइम जो सर ने आपको बोला था टाइम टेकन बाय द एक्चुअल पाथ, वो ये टाइम है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मैं कोई पाथ ले लेता हूं ऐसा कि पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे वो रुक गया और यहां से होते हुए यहां पर पहुंच गया। अब बच्चों अगर ये 5 मीटर चला इधर, 5 मीटर राइट साइड एंड 5 मीटर डाउन, और मैं कह रहा हूं पूरे मोशन में फ्रॉम ए टू बी जो उसको टाइम लगा वो टाइम लगा 5 सेकेंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप 15 बोलेंगे क्या? नो, बिकॉज इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसका मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? यहां से यहां तक दैट इज 5 मीटर ए टू बी। अब दूसरा डाउट कि अगर वो 5 मीटर ए टू बी है तो यहां तो मैंने 5 मीटर लिख दिया, पर अब टाइम क्या लिखें? क्या टाइम 5 सेकंड लिखें जो ये एक्चुअल पाथ का था, या 5 मीटर वाला कंसीडर करना चाहिए? तो सर ने आपको बात क्लियर करी थी कि टाइम कभी अपन इसका नहीं लेते। ये तो वो अजम्पशन है कि हाँ इतना कम डिस्टेंस से अपन जा सकते थे, पर अगर वहां पर रास्ता ही नहीं हुआ तो आप कैसे जाओगे? तो टाइम तो आपको वो लेना है जिसपे आप एक्चुअली चले हो। तो आप किस पाथ पे चले हो? इस रेड कलर वाले पाथ पर। तो इसका टाइम कितना आया? 5 सेकंड। तो यहां पर आ गया 5 सेकंड। तो यहां से आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड ए टू बी, ए से बी जाने के लिए। अब बच्चों एक और चीज यहां पर पूछ लेते हैं कि जैसा सर ने बोला कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी? Obviously. बिल्कुल। तो एवरेज सर क्या कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपन कैसे फाइंड आउट कर दें? बिल्कुल, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जैसे कि लिखा हुआ है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अगेन एंड अगेन अभी जैसे कि सर ने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट ओनली 5 मीटर, या कुछ डायरेक्शन भी बोलना चाहिए? ऑब्वियसली बात 5 मीटर ईस्ट। बिल्कुल, ईस्ट बोल दो, ए टू बी बोल दो, आई कैप बोल दो। बिल्कुल हाँ, आई कैप है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं 5 मीटर। अभी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ ए टू बी, व्हाटएवर इट इज, जो भी हो सकती है। तो बच्चों अगर मुझसे यहाँ पर पूछा जाए कि अब आपको इसका पूरा डायरेक्शन के साथ आंसर देना है तो 5 मीटर के साथ अपन क्या लिखेंगे? 5 मीटर ए टू बी एंड यहाँ पर हो जाएगा 5 सेकंड टाइम टेकन। तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और पूछा गया कहां से कहां तक चले हो, तो आंसर आएगा ए टू बी। बिल्कुल। तो क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अलोंग होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर, जिसमें लिखा हुआ है, नाम से क्लियर है, इंस्टेंटेनियस। आपको याद है सर ने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग हमेशा माइलोमीटर से, स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होती है। हम जब भी गाड़ी में होते हैं, कोई हमसे पूछता है आपकी स्पीड क्या चल रही है, तो फटाफट से स्पीडोमीटर देख के बोल देते हैं अभी हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होती है। हमने इसको ग्राफिकली भी डिस्कस किया था, आपको याद हो, कोई बहुत छोटे से इंस्टेंट को हमने कंसीडर किया था, तो टेंजेंट की स्लोप बन रही थी, और वो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस नाम दिया था। तो एग्जैक्टली वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट पर पूछी गई वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहलाती है। बच्चों अब यहाँ पर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं नोटिस कीजिए। बच्चों अभी तक हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, जैसा कि सर ने आपको बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी थी। बच्चों अगर मैं यहां पे लिख दूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो टाइम इंटरवल है, टेंड्स टू जीरो, मतलब हमने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना छोटा कर दिया कि अब हम लोग इसको एक इंटरवल ना मानते हुए छोटे से इंस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल बच्चों नोटिस कीजिए, अगर डेल्टा टी यानी कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल हम लोग इसको कर दें जस्ट लाइक एन इंस्टेंट, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, डेल्टा मतलब ग्रेटर चेंज और डी मतलब स्मॉलेस्ट चेंज। तो हम डेल्टा टी को यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी टी। और नोटिस करने वाली बात है कि if time of observation is very small, if time of observation is very small, then change in position also has very smaller value. So here I can write delta की जगह dx। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। तो इससे हम लोग अगर अपने मैथमेटिकल पार्ट पर आ जाएं कि जब भी हमको x यानी कि पोजीशन की कोई इक्वेशन दी है कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग लाइक ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और उसकी x की इक्वेशन इतनी है, पोजीशन इक्वेशन इतनी है, तो t बराबर 5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी निकाले, तो हम क्या करेंगे, x की जो इक्वेशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और t की वैल्यू प्लेस करके अपनी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी निकाल देंगे। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए बच्चों क्या लिखी है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। बच्चों देखिए इसका हम लोगों ने एक पाथ ड्रॉ कर रखा है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, बिल्कुल। और बात चल रही है कि इंस्टेंटेनियस की क्या होगी। तो बच्चों मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर उसको पहुंचना है, ए से बी तक जाना है, और अगर हमसे पूछा जाए इस समय वो पार्टिकल यहां है, तो बच्चों अगर मानकर चलिए कि आप एक ऐसे पाथ पर चल रहे हैं और कोई आपसे पूछ ले कि इस समय आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो आप ए टू बी बोलोगे या उसे बोलोगे कि इस समय तो हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या बोलना चाहिए उनको कि इस समय हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस समय कहां है, अपवर्ड। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम इस समय ऊपर जा रहे हैं, तो हम यहां पर एक टेंजेंट बना देंगे और टेंजेंट का एरो बताएगा कि इस समय हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है। जस्ट लाइक दिस बच्चों बताइए कि इस समय हमसे पूछा जाए कि आप इस इंस्टेंट पर कहां जा रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम इस समय नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतर रहे हैं तो अगर हम लोग इसको एक टेंजेंट से ड्रॉ कर दें तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है, और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हमेशा जिस पॉइंट पर आपसे वेलोसिटी पूछी है उस पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो जो भी टेंजेंट का एरो होगा वो आपको बताएगा एट दैट इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सर क्या यहाँ से अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पूछा, और मानकर चलिए कि जो क्वेश्चन सर ने आपको पूछा है वो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। देखिए बच्चों जैसा सर ने बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन हो सकता है, तो आंसर है यस। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। एग्जांपल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। एग्जैक्टली। मानकर चलिए कि बच्चों आप कोई व्हीकल चला रहे हैं और आप इस समय ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया, और आपकी गाड़ी का माइलोमीटर शो कर रहा है 50 किलोमीटर पर। तो आपसे पूछा जाए आपकी स्पीड क्या है, तो आप माइलोमीटर देख के बोलोगे राइट नाउ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वेलोसिटी क्या है इस इंस्टेंट पे, तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसका मतलब अगर ईस्ट को हटा दें तो दोनों की केस में मैग्नीट्यूड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये मैंने इसलिए बोला कि आपको आगे काम आएगा। कई बार बच्चों होता क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इंस्टेंटेनियस केस में हम लोग मैग्नीट्यूड
निकाल रहे होते हैं तो बोलते बोलते या बोलचाल की भाषा में हम लोग जनरली बोल देते हैं वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उसको स्पीड बोल देते हैं, स्पीड निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये दोनों टर्म्स अगर इंस्टेंटेनियस के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो इसलिए वहां पर कभी कभार ऐसा बोलने में आ जाता है या क्वेश्चन में ऐसा दिख जाता है कि स्पीड निकाल दी या वेलोसिटी निकाल दी, तो इंस्टेंटेनियस के लिए दोनों मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं। तो सर क्या यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे को ध्यान में आ रहा है कि इज इट पॉसिबल कि जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है दोनों सेम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। सीकेंड को याद कीजिए, हम लोग सीकेंड डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो सकती है। इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, ऑब्जर्व कीजिए। इसको अगर हम लोग यहाँ से क्लियर कर दें तो नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, सर ने जो क्वेश्चन पूछा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज ये दोनों वैल्यूज की डायरेक्शन सेम हो सकती है क्या? मानकर चलिए कि यहां पर एक हमको कोई ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमको दिया है, लेट अस कंसीडर एक्सटी ग्राफ हमको दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि पार्टिकल एक ऐसे पाथ पर मूव कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे पाथ पर मूव कर रहा है। तो बच्चों अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस पाथ पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो मान लेते हैं पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया और मुझसे बोला गया है कि इस पॉइंट पर आप कैलकुलेशन कीजिए। तो बच्चों इस पॉइंट पर अगर मुझसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए तो ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। बिल्कुल। और अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए तो एवरेज वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाले। तो बच्चों एवरेज कैसे निकालते हैं? जो ग्राफ है उस पर क्या खींच दें? एक सीकेंड। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक सीकेंड खींच दें, हालांकि थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है पर मानकर चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पर एक सीकेंड खींच दें तो सीकेंड का एरो और टेंजेंट का एरो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो सकती है। ओके सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। और बच्चों ये बात अपन देख चुके हैं कि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तभी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट बच्चों दिया है व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज सेम, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। A particle may have constant speed but variable velocity। बच्चों ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन में लिया था कि किसी पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड भी है बट उसकी वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल। जब वो सर्कुलर पाथ पे होता है तो डायरेक्शन चेंज होती जाती है पर स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। वही एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। सर इस पॉइंट से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, लिखा हुआ है पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर मैं कर दूं वेरिएबल स्पीड और यहां कर दूं कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है? अब पार्टिकल में है वेरिएबल स्पीड। बच्चों अगर स्पीड वेरिएबल है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है और मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती ना, तो वो कैसी होगी? नॉन वेरिएबल होगी। तो ये बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, when a particle is moving on any path, the magnitude of instantaneous velocity is equal to the instantaneous speed, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है when particle moves with uniform velocity, word is uniform velocity, then is instantaneous speed, magnitude of instantaneous velocity, average speed, magnitude of average velocity are all equal। तो बच्चों अपन एक सिंपल सी बात बोलते हैं, पहली लाइन से आप क्या बात समझते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और अभी अपन ने पॉइंट पता यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पाथ एंड यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो यूनिडायरेक्शनल, मतलब गाड़ी सिर्फ एक ही डायरेक्शन जा सकती है। मान लेते पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये ए से भी जा रही है, तो बताओ यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अब बच्चों अगर मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं v के बराबर है और डायरेक्शन टुवर्ड्स आई कैप है, तो पहला पॉइंट देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज और आर इक्वल। तो सबसे पहला पॉइंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या इस पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? v। इस पे भी क्या होगा? v। इस पे भी क्या होगा? v। मतलब पूरे पाथ पर कहीं पर भी आप उसको देखोगे तो उसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू आएगी क्या आएगी? v आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब बच्चों अभी कुछ देर पहले सर ने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, मतलब अगर वो इक्वल है, उसकी वैल्यू v है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, v होगी, और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इन दैट पाथ। तो अगर मैं कह रहा हूं ए से बी गया और टाइम लगा इसको यहां से लेके यहां तक t, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस इक्वल्स टू वीटी। बिल्कुल सर। और अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगा वीटी और टाइम कितना लगा t, तो आंसर अभी भी क्या आ रहा है, v। तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी v थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी v थी, और एवरेज स्पीड भी क्या आई, v ही आई। फोर्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ऑन द एक्चुअल पाथ। इसका मतलब ये हुआ ए से बी में क्या जो डिस्टेंस कवर हुआ वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। याद करो एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि ऑन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पर एवरेज वेलोसिटी लिख दूंगा तब भी जो डिस्प्लेसमेंट वो भी वीटी आएगा, डिस्टेंस के बराबर ही आएगा, और टाइम तो अभी भी टी है, तो आंसर अभी भी क्या आएगा, वी आएगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यहां पर स्पीड भी कांस्टेंट, स्पीड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी v, स्पीड की एवरेज वैल्यू भी v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी v, और एवरेज वेलोसिटी भी v। इसका मतलब यहां पर सब कुछ सेम है। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड सबके सेम है हमेशा। बिल्कुल। बच्चों आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए, अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड। इट रेस्ट फॉर 5 सेकंड एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ with velocity 24 meter per second for 10 seconds. Then find the average speed and magnitude of average velocity for the whole trip. बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल देते हैं। सबसे आसान हमको डिस्टेंस पड़ता है, जितना भी चलो सबको जोड़ते चलो विदाउट डायरेक्शन। बच्चों सबसे पहले कितना चला, यहाँ पर हमको डायरेक्टली डिस्टेंस गिवन नहीं है, पर क्या हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करें तो कितना है 20, और टाइम कितना दिया है 15। तो डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले बच्चों तो चेक कीजिए 20 into 15 फर्स्ट केस में प्लस 300। हाँ, और दूसरे केस में अगर बात करें तो कितना है 24 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। तो ये हो गया 24 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड तक के लिए उड़ा। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 240। तो टोटल आ जाएगा 540 मीटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। बट हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड बच्चों। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बताओ बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 540, और टोटल टाइम अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा 15 सेकंड 5 सेकंड के लिए उसने क्या किया, रेस्ट किया, पर उसको जर्नी में टाइम तो लगा। तो ये हो गया 15 प्लस 5 20 एंड 20 प्लस 10 30। तो ये हो गया अपने पास 30। तो बच्चों जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस कवर्ड हमने कैलकुलेट किया। अब बच्चों बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो बच्चों आपको याद है हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में बात की थी कि जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो जो भी मोशन हो रहा है उसको विद डायरेक्शन ऐड कर दीजिए। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, नॉर्थ को हम लोग कंसीडर करते हैं एज जे कैप और साउथ को हम लोग क्या लिखते हैं एज माइनस जे कैप। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले वो वेलोसिटी 20 से 15 सेकंड के लिए, तो ऑब्जर्व कीजिए यहां पर मैं लिख सकता हूं 20 into 15 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम 300। पर डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, तो ये हो गया जे कैप। दूसरा है 24 से 10 सेकंड के लिए, तो 240, पर डायरेक्शन क्या है साउथ। तो यहां पर अपन ने लिख दिया माइनस 240 जे कैप क्योंकि साउथ में है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 60 जे कैप मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। और अब आपसे पूछ रखे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, एवरेज वेलोसिटी जब हमको कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बच्चों टोटल टाइम कौन सा लेना है टू कवर द एक्चुअल पाथ, या जो टोटल टाइम उसने जर्नी में स्पेंड किया है कितना, अगेन 15 प्लस 10 25 प्लस 5 कितना 30। तो यहां से बच्चों अपने पास आंसर आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप मतलब अलोंग नॉर्थ। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, आपने नोटिस किया कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की थी एग्जैक्टली वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की है, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस भी किया था। सर यहाँ पर कभी कभार बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब 5 सेकंड वाले पाथ पर वो रेस्ट पर है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, उसका डिस्प्ले और डिस्टेंस भी कवर नहीं हुआ, सो व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दैट 5 सेकंड इन टाइम इंटरवल। हाँ बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो बच्चों का एक जनरली डाउट होता ही है। पर बच्चों हम लोग पहले ही वेलोसिटी के डिस्कशन में एक बात कर चुके थे
कि 5 सेकंड उसने भले ही रेस्ट किया है, पर अगर उससे पूछा जाए कि आपकी टोटल जर्नी कितनी हुई है, तो मानकर चलो वो ए से बी तक चला, तो ए से बी तक पहुंचने में भले ही उसने बीच में रेस्ट किया हो, स्पीड बढ़ा दी हो या रिटार्ड हो गया हो, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका अगर टोटल टाइम पूछा गया हो तो कितना लगेगा? 30 सेकंड, जो हमें टोटल टाइम कंसीडर करना होता है जो उसने स्पेंड किया है। हम भी जब जर्नी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द जर्नी हम ब्रेक भी लेते हैं, पर एट लास्ट हमसे पूछा गया कि कितने टाइम में आप पहुंचे हो, तो हम वो टाइम ही इंक्लूड करते हैं जिस टाइम को हमने रेस्ट करने में स्पेंड किया है। तो बच्चों, जर्नी का टोटल टाइम ही हमेशा कंसीडर करना होता है। ओके, थैंक यू सर।